समय का पहिया एक बेहद डार्क और खौफनाक चैप्टर की तरफ घूम जाता है, जहां समुद्र की असीम गहराइयों से कुछ अजीब मांस के लोथड़े निकल आते हैं। वक्त के साथ इंसानी सभ्यता ने इस अजीब परजीवी बदलाव को पैरासाइट का नाम दिया, लेकिन शुरुआत में वे सिर्फ भूखे शिकारियों का एक झुंड थे। रात की खामोश चादर में लिपटा एक जोड़ा जब गहरी नींद में सोया था, ठीक तभी खिड़की के रास्ते एक एलियन कीड़ा कमरे में दाखिल होता है। बिना कोई आवाज किए वो जीव सीधा उस सोते हुए आदमी के कान के अंदर घुसकर उसके ब्रेन का पूरा कंट्रोल अपने कब्जे में ले लेता है। असहनीय दर्द से उस आदमी का शरीर कुछ पलों के लिए छटपटाता जरूर है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ इतना नॉर्मल हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। ठीक इसी समय शहर के दूसरे कोने में शिंची नाम का एक आम कॉलेज स्टूडेंट कानों में हेडफोन लगाए सुरों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी एक और खूंखार पैरासाइट शिंची के कमरे की खुली खिड़की से अंदर आता है और उसके मगाज पर राज करने के लिए कान की तरफ बढ़ता है। लेकिन कानों में प्लग लगे होने के कारण उस खूंखार परजीवी को अंदर जाने का कोई आसान रास्ता ढूंढने में नाकामी हाथ लगती है। मजबूर होकर वो जिद्दी कीड़ा शिंची की नाक के छेद से अंदर घुसने की कोशिश करता है, जिससे शिंची की नींद खुल जाती है और वो उसे दूर फेंक देता है। हवा में पंख फैलाए वो अजीब कीट हार नहीं मानता और दोबारा पूरी ताकत से शिंची की तरफ तेजी से झपटता है। आत्मरक्षार्थ शिंची हाथ के पास रखी एक भारी डिक्शनरी से उसके ऊपर पूरी ताकत से प्रहार करता है, लेकिन चतुर जीव उस वार से बचकर सीधा शिंची की दाहिनी हथेली को काट लेता है और त्वचा को चीरकर अंदर समा जाता है। डर के मारे शिंची के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आनन फानन में एक मजबूत रस्सी से अपनी कलाई को कसकर बांध देता है। हाथ के मांस के अंदर किसी चीज की लगातार रेंगन महसूस कर शिंची दर्द से चिल्लाता है, जिसे सुनकर उसकी माँ भागती हुई आती है। शिंची रोते हुए अपनी माँ को बताता है कि एक जिंदा कीड़ा उसके हाथ की चमड़ी फाड़कर अंदर घुस गया है और हिल डुल रहा है। मगर उसकी माँ जब उसका हाथ चेक करती हैं, तो वहाँ किसी चोट या खरोंच का कोई निशान तक नहीं मिलता। सुबह सुबह बेटे के इस अजीब व्यवहार को सिर्फ एक भद्दा मजाक समझकर वे नाराज होती हैं और वापस रसोई में चली जाती हैं। अकेले कमरे में बैठा शिंची अपने दाहिने हाथ की तरफ देखता रहता है और समझ नहीं पाता कि पलक झपकते ही वो कहाँ गायब हो गया। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते समय शिंची को एहसास होता है कि उसका दाहिना हाथ अब उसके अपने आदेश पर नहीं चल रहा है। अब दृश्य बदलकर हमें उस शापित आदमी के पास ले जाता है, जिसका दिमाग रात के अंधेरे में उस परजीवी ने निगल लिया था। सुबह उठकर उस आदमी का चलना फिरना और देखने का अंदाज इतना अमानवीय लग रहा था कि उसे पहचानना मुश्किल था। उसकी आंखों की पुतलियां अजीब तरह से कांप रही थीं, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि अंदर का असली इंसान बहुत पहले मर चुका है। वो आदमी धीरे धीरे अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है और कुछ समझने से पहले ही उसका पूरा चेहरा पंखुड़ियों की तरह कई हिस्सों में खुल जाता है। उस फटी हुई चमड़ी के अंदर से निकल आती हैं सैकड़ों धारदार आरी जैसे दांत और जिंदा आंखों का एक खौफनाक मंजर। इस भयानक रूप को देखकर पत्नी को चीखने का मौका मिलने से पहले ही वह दानव एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर चबा जाता है। यहीं से साफ हो जाता है कि ये एलियन बलाएं असल में इंसानों का दिमाग खाकर उनके पूरे शरीर को अपनी कठपुतली बना लेती हैं। इधर शिंची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉलेज के लिए निकलता है, लेकिन उसका अपना दाहिना हाथ उस समय पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। शिंची की मर्जी के खिलाफ हाथ अचानक अजीब तरह से हिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड के शरीर पर एक बेहद आपत्तिजनक जगह को छू लेता है। इस अप्रत्याशित घटना से वो लड़की खुद को बेहद अपमानित महसूस करती है और शिंची के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़कर अकेले गुस्से में चली जाती है। इसके बाद क्लासरूम में बैठने पर शिंची के हाथ से एक इरेजर नीचे गिर जाता है। तभी एक अलौकिक घटना घटती है। उसका दाहिना हाथ अचानक रबर की तरह लंबा होकर बेंच के नीचे से इरेजर को उठाता है और एक सेकंड में वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अपनी आंखों के सामने इस जादुई कांड को देखकर शिंची डर से सुन्न हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलने के समय शिंची का हाथ बिना देखे ही दूर से गेंद फेंककर सीधे बास्केट के अंदर डाल देता है। मैदान के बाकी सारे दोस्त और खुद शिंची इस अविश्वसनीय अतिमानवीय क्षमता को देखकर हैरत से हक्के बक्के रह जाते हैं। अपने शरीर के इस भयानक बदलाव के रहस्य को सुलझाने के लिए शिंची इंटरनेट पर घंटों अजीबोगरीब बीमारियों की तलाश करता रहता है। ठीक तभी कमरे के धुंधलके में उसके दाहिने हाथ की हथेली बीच से दो भागों में फटकर एक बड़ी जिंदा आंख खोलकर देखने लगती है। शिंची को डर से चिल्लाते देख वो आंख दोबारा चमड़ी के नीचे छिप जाती है, जिसे देखकर वो एक धारदार चाकू हाथ में उठा लेता है। अपना हाथ काटने के लिए वो जैसे ही चाकू नीचे लाने वाला होता है, तभी हाथ एक सांप का रूप लेकर चाकू को हवा में ही जकड़ लेता है। शिंची रोते हुए जानना चाहता है कि वो कौन है और उसकी ये दशा क्यों हुई। तभी हाथ इंसानी भाषा में बोल पड़ता है। वो अजीब छोटा सा वजूद बेहद ठंडे दिमाग से बताता है कि उसने शिंची के दाहिने हाथ की सारी मांसपेशियां और नसें पहले ही हजम कर ली हैं। दोस्तों, कहानी का मोड़ अब एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रुख की तरफ मुड़ने वाला है जो आपकी रीढ़ में डर की कंपन पैदा कर देगा। लेकिन उस परम सत्य को जानने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक दें और नीचे अपनी राय कमेंट करें।
और इस तरह के दिल दहला देने वाले रहस्य का अगला भाग देखने के लिए हमारे PDX एक्सप्लेनर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें। दूसरी तरफ वो पहला पैरासाइट जिसने अपनी पत्नी की हत्या की थी, वो टेलीविजन के सामने बैठकर इंसानों की भाषा और तौर तरीके गहराई से सीख रहा था। अगली सुबह उठकर शिंची देखता है कि उसके हाथ का वो परजीवी रात भर जागकर लैपटॉप खंगालते हुए इंसानों का इतिहास पढ़ चुका है। शिंची गुस्से में कहता है कि वो सर्जरी करवाकर हाथ को कटवा देगा। तब वो जीव बताता है कि ऐसा करने पर शिंची खुद मर जाएगा। वो स्वीकार करता है कि उसका मुख्य लक्ष्य शिंची का दिमाग था, लेकिन रस्सी बांधने के कारण वो सिर्फ हाथ के अंदर ही सिमट कर रहने पर मजबूर हुआ। चूंकि वे दोनों अब एक ही शरीर का हिस्सा हैं, इसलिए शिंची की मौत का मतलब उस परजीवी का भी विनाश है और इसी वजह से वो शिंची को दिलासा देता है। शिंची हार मानकर अपने हाथ के इस नए अजीब साथी का नाम मिगी रखता है, जिसकी बुद्धिमत्ता आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। मिगी बहुत तेजी से इंसानों की किसी भी चाल को पकड़ लेता था और छात्रों की लड़ाई देखकर उसने बेहतरीन मार्शल आर्ट्स की तकनीकें सीख ली थीं। मिगी की असाधारण कलात्मक कुशलता से शिंची अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी जीवंत तस्वीर बना देता है जिसे देखकर वो लड़की खुशी से झूम उठती है। लेकिन रात में जब शिंची नहाने जाता है, मिगी उत्सुक होकर उसके पूरे शरीर की जांच करता है और इंसानों की शारीरिक सीमाओं को देखकर हंसने लगता है। इस तरह एक अजीब सह अस्तित्व के बीच एक इंसान और एक परजीवी के बीच एक अनोखी और गहरी दोस्ती की शुरुआत होती है। शहर के सीने पर तब एक मूक महामारी का रूप छा चुका था, क्योंकि अनगिनत पैरासाइट इंसानों का रूप धरकर उन्हीं को अपना भोजन बना रहे थे। हर दिन अखबारों में लापता होने की खबरें और शत विक्षत लाशों के समाचार देखकर आम लोगों के मन में एक गहरा खौफ पैदा हो रहा था। एक दोपहर शिंची जब बाजार में खरीदारी कर रहा था, तब मिगी को अचानक हवा में एक परिचित लेकिन बेहद हिंसक पैरासाइट की तरंगों की मौजूदगी का एहसास होता है। मिगी के जिद करने पर शिंची मजबूर होकर सामने के एक आलीशान रेस्टोरेंट में प्रवेश करता है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल कांप उठता है। वहां इंसानों के भेष में छुपा एक नरपिशाच एक कस्टमर की हत्या करके उसका कच्चा मांस चबाने का आनंद ले रहा था। उस कातिल पैरासाइट ने शिंची को देखते ही भांप लिया कि इस लड़के के अंदर भी उन्हीं की बिरादरी का कोई जीव निवास कर रहा है। वो शिंची को अपनी ही टीम का समझकर इंसान के कटे हुए मांस का एक टुकड़ा आगे बढ़ाता है, लेकिन मांस की गंध पाते ही शिंची को उल्टी होने लगती है। ये तमाशा देखकर वो दानव समझ जाता है कि शिंची का दिमाग अभी भी पूरी तरह इंसान का है और पैरासाइट केवल उसके हाथ में ही कैद है। अपनी पहचान गुप्त रखने की खातिर वो हिंसक राक्षस शिंची को हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए उसकी तरफ तेंदुए की तरह झपटता है। मिगी खतरे की गंभीरता को समझकर शिंची से तुरंत वहां से भागने को कहता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मुख्य दरवाजा बाहर से मजबूती से बंद था। वो दानव मिगी को प्रलोभन देता है कि इस कमजोर इंसान का शरीर छोड़कर उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन मिगी इसे सीधे खारिज कर देता है। क्रोधित पैरासाइट के आक्रमण के सामने मिगी अपनी उंगलियों को धारदार ब्लेड जैसी तलवारों में बदल लेता है और एक भयानक युद्ध शुरू होता है। मिगी कंप्यूटर पर सीखी और स्कूल की फाइटिंग तकनीकों का जुगलबंदी करते हुए हवा में घूमकर एक ही वार में उस दानव का सिर धड़ से उड़ा देता है। खून से लथपथ उस लाश को वहीं छोड़कर शिंची पिछले दरवाजे से भागकर किसी तरह अपने घर आकर राहत की सांस लेता है। अगली सुबह शिंची जब क्लास में पहुंचता है तो मिगी उसे सतर्क करता है कि उनकी नई लेडी टीचर कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक बेहद धूर्त पैरासाइट है। वो शिक्षिका भी शिंची की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान देती हैं, क्योंकि वे पहले ही शिंची के हाथ का गुप्त सच जान चुकी थी। स्कूल खत्म होने के बाद खाली लैबोरेटरी में शिंची को बुलाकर वो शिक्षिका कहती हैं कि उसके डरने की कोई वजह नहीं है। वे बताती हैं कि वे इंसानों के समाज में घुलकर उनकी प्रजनन प्रक्रिया को समझना चाहती हैं और इस प्रयोग के लिए वे खुद प्रेग्नेंट हुई हैं। वे देखना चाहती हैं कि दो अलग अलग शरीरों के पैरासाइट्स के मिलन से पैदा होने वाला बच्चा इंसान होगा या कोई नया एलियन दानव। इसके बाद वे शिंची को अपने ग्रुप के दो और परजीवियों से मिलवाती हैं, जिनमें से एक भेष बदला हुआ पुलिस ऑफिसर और दूसरा एक स्टूडेंट था। वो लेडी टीचर शिंची को अपनी इस गुप्त संस्था में शामिल होने का प्रस्ताव देती हैं, जो पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बनाने की साजिश रच रही थी। लेकिन बेकसूर इंसानों के खून से हाथ रंगने वाले इन कातिलों से हाथ मिलाने से शिंची साफ मना कर देता है और वहां से बाहर निकल आता है। तब वो शिक्षिका उसे आखिरी बार धमकी देती हैं कि अगर ये गुप्त बात बाहर गई तो उसका अंजाम बेहद भयानक होगा। घर लौटते समय वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर शिंची का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रेस्टोरेंट वाले पैरासाइट को शिंची ने ही मारा है। पुलिस वाला अपने दोनों हाथों को दानव जैसी आरी बनाकर शिंची के सीने को निशाना बनाकर वार करता है, लेकिन मिगी ढाल बनकर उस आघात को रोक लेता है। सूनी सड़क पर दो अलौकिक शक्तियों के बीच खून खराबे की जंग शुरू होने पर शिंची बुद्धिमानी से एक कोने में पड़ी धारदार लोहे की रॉड उठा लेता है। पूरी ताकत से शिंची रॉड को उस पुलिस ऑफिसर के पेट के पार घुसा देता है।
जिससे वो दर्द से तड़पकर जमीन पर गिर पड़ता है। मौत की आगोश में समाने के ठीक पहले वो परजीवी जीव पुलिस वाले के कमजोर शरीर को छोड़कर एक नए आश्रय की तलाश में बाहर निकल आता है। सड़क पर जिंदा मांस के लोथड़े की तरह छटपटाते हुए वो परजीवी जब नया शरीर ढूंढ रहा था, ठीक तभी वहां से शिंची की माँ गुजर रही थी। पलक झपकते ही वो पिशाच शिंची की माँ के कान के रास्ते घुसकर उनके मस्तिष्क की तमाम मानवीय भावनाओं को हमेशा के लिए मिटा देता है। इधर अपने कमरे में बैठा शिंची एक इंसान को मारने के पछतावे में रो रहा था। तभी मिगी चिल्लाता है कि वो कातिल पैरासाइट फिर वापस आ रहा है। शिंची हैरान होकर सोच रहा था कि वो पुलिस वाला तो मर ही चुका है। ठीक तभी घर का दरवाजा ढकेलकर उसकी माँ अंदर प्रवेश करती हैं। माँ का वो जाना पहचाना चेहरा, लेकिन आंखों के अंदर की अमानवीय शून्यता देखकर मिगी एक पल में समझ जाता है कि ये अब शिंची की माँ नहीं है। मिगी उसी वक्त जवाबी हमला करना चाहता है, लेकिन माँ के प्रति गहरे प्यार के कारण शिंची अपने हाथ को जबरदस्ती दबाकर रोक लेता है। संतान की इस मानसिक कमजोरी का पूरा फायदा उठाकर वो राक्षस माँ का चेहरा फाड़कर एक धारदार खंजर से सीधे शिंची के हृदय पर वार कर देता है। शिंची का सीना चीरकर खून का फव्वारा निकल पड़ता है और उसके फर्श पर गिरने के साथ ही वो नकली माँ वहां से गायब हो जाती हैं। अपने आश्रयदाता को आंखों के सामने मरते देख मिगी अपना अस्तित्व बचाने के लिए शिंची के हाथ से उतरकर सीधे उसके शत विक्षत हृदय के अंदर घुस जाता है। मिगी अपने शरीर की कोशिकाओं को धागे की तरह इस्तेमाल करके शिंची के दिल की फटी हुई धमनियों को एक एक करके जोड़ना शुरू कर देता है। मौत की उस गहरी अंधेरी नींद से जब कई घंटों बाद शिंची को होश आता है तो वो आईने के सामने जाकर देखता है कि उसके सीने का घाव गायब है। मिगी उसे बताता है कि उसने शिंची की जान तो बचा ली, लेकिन अब शिंची के शरीर के खून और सेल्स में पैरासाइट का कुछ हिस्सा मिल चुका है। मिगी की इन कोशिकाओं के कारण शिंची अब पहले जैसा डरपोक लड़का नहीं रहा, बल्कि वो एक बेहद शक्तिशाली, फुर्तीला और प्रतिशोधी योद्धा बन चुका है। वो माँ के पवित्र शरीर को जिन्होंने इस तरह कलंकित किया है, उन हत्यारों को ढूंढ निकालने के लिए शिंची अब पूरा शहर छान मारना शुरू कर देता है। इसी बीच वो ध्यान देता है कि उनके उस पैरासाइट ग्रुप का लीडर अब शहर के राजनीतिक इलेक्शन में खड़ा होकर मेयर बनने का सपना देख रहा है। शिंची समझ जाता है कि ये दानव अगर एक बार शहर की सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया तो मानव सभ्यता का विनाश कोई नहीं रोक पाएगा। अगले दिन स्कूल में वो पैरासाइट स्टूडेंट जब शिंची पर निगरानी रखने आता है, तब क्लास की एक लड़की मजाक में उसके सिर का एक बाल खींचकर उखाड़ लेती है। वो उखड़ा हुआ बाल जमीन पर गिरते ही एक जिंदा कीड़े की तरह कुलबुलाने लगता है, जिससे क्लास के सबके सामने उसकी असली पहचान का भंडाफोड़ हो जाता है। अपनी गोपनीयता भंग होने से हिंसक होकर वो स्टूडेंट अपने पूरे शरीर को राक्षस में बदलकर क्लास के छात्र छात्राओं पर बेरहमी से नरसंहार शुरू कर देता है। शिंची की गर्लफ्रेंड परम साहस के साथ लैब का एसिड लाकर दानव की आंखों पर फेंक देती है, जिससे वो अंधा होकर पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट कर देता है। शिंची एक पल की देरी किए बिना अपनी गर्लफ्रेंड को गले से लगाकर 3 मंजिला खिड़की तोड़कर नीचे कूद पड़ता है और अलौकिक रूप से सुरक्षित रहता है। इसके बाद शिंची पास की एक छत पर जाकर मिगी के शरीर की कोशिकाओं से एक विशाल धनुष और तीर का निर्माण करता है। सटीक निशाना लगाकर शिंची हवा में ही उस उड़ते हुए पैरासाइट स्टूडेंट का सीना छलनी करके उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद वो सीधा उस लेडी टीचर के ठिकाने पर जाकर अपनी माँ का पता मांगता है, तो वे उसे शहर के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त कारखाने का पता देती हैं। शिंची उस अंधेरे कारखाने में पहुंचता है, तभी उसकी माँ का रूप धारण किए हुए वो परम शत्रु उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन लड़ाई शुरू होने के ठीक पहले मिगी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च होने के कारण गहरी नींद में सो जाता है और शिंची को काल नागिन के सामने अकेला छोड़ देता है। वो राक्षसी माँ जब शिंची का गला काटने के लिए हाथ उठाती है, ठीक आखिरी क्षण में शायद माँ की अमर यादों की एक झलक उस कातिल हाथ को रोक देती है। माँ का असली हाथ अपने अंदर के दानव से लड़कर हवा में स्थिर हो जाता है, तो शिंची ने भी आंखों के आंसुओं के बीच वो आखिरी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अश्रुपूर्ण आंखों से शिंची अपनी तलवार के एक चरम प्रहार से उस नकली माँ का सीना आर पार करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला देता है। उधर शहर के सीने पर वो पैरासाइट लीडर नए मेयर के रूप में शपथ लेता है और एक रहस्यमयी जासूस दूर से शिंची और मिगी की कुछ गुप्त तस्वीरें कैमरे में कैद कर लेता है। दोस्तों, इस सांस रोक देने वाली कहानी का पहला भाग यहीं समाप्त हुआ, जो एक महासंग्राम की शुरुआत मात्र है। पार्ट 2 के उस अंतिम युद्ध और मेयर का नकाब उतरने का दृश्य देखना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक दें और कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 फीट लिखना न भूलें। यहीं पर इस चलचित्र की कहानी समाप्त हुई। मुलाकात होगी अगली किसी नई कहानी में।